हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किनके बारे में, नंदलाल बोस। किसके बारे में? नंदलाल बोस जी के बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। तो इसकी पिछली वीडियो में हम जो है अवनिंद्र नाथ बाबू के बारे में बताए थे, ठीक है। उसमें जो है कहानी के माध्यम से आपको हम क्या पूरी उनकी बता दिए थे, किस कौन सी कला है, कैसे बनाए थे, कब बनाए थे, सन वाइज और कितने कितने जो है काम किए थे, सारे चीज़ें उसमें मैं डिस्कस किया हूँ। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपके अवनिंद्र नाथ जी के बारे में क्लियर हो जाएगा। और उसके पहले हम राजा रवि वर्मा जी के भी बारे में बताए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नंदलाल बोस जी के बारे में, जो क्या है कला में सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बात हम करेंगे आज नंदलाल बोस जी के बारे में, जिनका जन्म जो होता है 1882 ईस्वी में होता है और इनका मृत्यु जो होता है 1900 क्या है सॉरी 1966 ईस्वी में होता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि इनके बारे में A to Z हम आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे? का इतना 100% जो है क्वेश्चन आने वाला है। और उसके बाद इसको पढ़ने से आपको नंदलाल बाबू से जो है जो भी प्रश्न आएगा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये ऐसे कलाकार हैं जिनको हर पेपर में जो है 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इनके बारे में आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए ताकि आपका 1-2 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हमसे देखिए यही नंदलाल बोस जी हैं आपके सामने हैं, ठीक है। ये कौन है? नंदलाल बोस जी हैं। इन्होंने बहुत सारे कलाकार को बनाए और ये अवनी बाबू से भी आगे चले गए, ठीक है। ये लोक कला में माहिर थे, ग्रामीण जीवन में जीते थे और ग्रामीण कला से मोहित थे। तो कहानी बहुत है लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा अभी। चलिए, तो बात करते हैं हम कि नौ बंगाल किसकी बात करते हैं। नौ बंगाल, जिसको हम कहते हैं नियो बंगाल शैली के संस्थापक। तो जो बंगाल शैली के संस्थापक अवनींद्र नाथ जी हैं। अब नौ बंगाल हैं जब आ जाएगा तो किसको मानेंगे आप जो है कि क्या दिया है, संस्थापक और महान कलागुरु अवनींद्र नाथ टैगोर की प्रिय, सबसे प्रिय नंदलाल बोस जी हैं, ठीक है। नए बंगाल के संस्थापक नंदलाल बोस जी हैं, जो किसके शिष्य हैं? अवनी बाबू के शिष्य हैं, ठीक है। ये अपने समय में अधिक प्रभावशाली और एक सफल चित्रकार रहे हैं, ठीक है। और अवनींद्र नाथ टैगोर के शब्दों में देखिए वो क्या इनके बारे में लिखते हैं कि नंदलाल बोस के हाथों में मैंने अपनी कला विकास की धारा सौंप दी है और मैं प्रसन्न हूँ कि वह उसे सही रास्ते पे आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो इनके शिष्य थे, जितने भी शिष्य इनके रहे बहुत आगे निकले, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शिष्य इनके अवनी बाबू सॉरी रविंद्र क्या जो है नंदलाल बोस जी थे, ठीक। चलिए, कहानी ध्यान समझिएगा। अवनिंद्र नाथ का कथन वस्तुतः सत्य सिद्ध हुआ, ठीक है। वो सत्य भी सिद्ध हुआ क्योंकि उनसे बहुत आगे गए, उनके अपेक्षा से भी आगे चले गए वो। निसंदेश बंगाल शैली के समस्त चित्रकारों में नंदलाल वो सबसे योग्यतम और सही दिशा अनुकरण करने वाले चित्रकार निकले। उन्होंने अवनिंद्र नाथ द्वारा पल्लवित कला की धारा को आगे ही नहीं बढ़ाया वरन एक मोड़ देकर उसे क्या किया, एक नई दिशा की ओर ले गए। और अपनी प्रतिभा, प्रयोग धार्मिकता, कल्पना वैभव, अंतर्दृष्टि और उच्च अलंकृतता और उच्च दृष्टिकोण को क्या है उत्कर्ष पहुंचाने में क्या है बहुत ज़्यादा है होनी बाबू से आगे निकल गए। देखिए कैसे कैसे आगे निकलते हैं, इनके बारे में हम आपको अच्छे से बताते हैं। चलिए, यही नहीं उनकी कह रहा है कि यही नहीं उनके चित्र अवनिंद्र नाथ से कहीं सशक्त और वैविध्यपूर्ण भी है। अवनिंद्र नाथ टैगोर के शब्दों में उनकी शिल्प दृष्टि अत्यंत शुद्ध और चिंतन शक्ति अंतर क्या है अंतर्दशी है। कला उनके लिए सजीव वस्तु है और जिसे वह स्पर्श दृष्टि और सहानुभूति से अनुभूत करते हैं। अजंता की कला के अन्य क्या है अन्यतम अनुयायी नंदलाल बोस के चित्रों को एक बार फिर से अजंता की आत्मा बोल उठी। जब देखिए कहानी थोड़े सा और ट्विस्ट लाइए, जो जो है कि उनके ईबी हेबल के बारे में हम जानते हैं कि वह जब आए थे, ठीक है, प्रिंसिपल के रूप में, वह जो है भारतीय कला को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे ताकि भारतीय कला जो है क्या हो आगे की तरफ बढ़े
और लोगों को भी भारतीय कला सीखने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो अवनी बाबू एक काम को संभालें और अच्छे से इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा सहयोग जो है उनका ईवी हैबल की होता है। ठीक है, चलिए। स्वर्गीय रायदास सॉरी राय कृष्णदास के शब्दों में समझिए वो के अपने शब्दों में क्या व्यक्त करते हैं। कहते हैं उनके सृजन में ठीक व्यापक सहानुभूति, कल्पना की उड़ान व अंकन विधान की बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। कितना अच्छा शब्द इन्होंने लिखा कि उनकी जो है चीज़ों को बनाने में इतना इंटरेस्टिंग था कि उनकी प्रतिभा का दर्शन होते ही क्या उनका दिल खुश हो जाता था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंदलाल का थोड़ा गले में दिक्कत है जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या हो रही है, आप लोग उसमें मत ध्यान दीजिए, बस चीज़ों को अच्छे से समझते चलिए कहानी नुमा। एक भी लाइन मत छोड़िएगा, एक भी लाइन छोड़ेंगे समझ लीजिए कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। बात समझिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, सीटें बहुत कम है, कम्पिटिटिव लोग बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप गहराई से नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, बहुत समस्या आने वाला है। नंदलाल का व्यक्तित्व बड़ा ही सहृदय से भरा एवं प्रभावोत्पादक था। सांवल चौकोर चेहरे, छोटे घुंघले उठे बाल, उठा मस्तक था, हल्की भौहें थी, पैने नेत्रों पे सुनहरे चश्मे का जड़ाव, सीधी नाक थी, पतले अधर की मुखाकृत लिए वे अत्यंत मृदुल एवं शिष्ट थे। उनकी वेशभूषा भी बड़ी सादगी थी। लंबा कुर्ता पैजामा, पैरों में शांति निकेतन के चप्पल और बगल में छाता व कंधे पर लटकता झोला और उनकी वेशभूषा के अंग थे। तो ये जो पहले के आदमी लोग थे ऐसे ही रहते थे, कुर्ता पहन लेते थे, पैजामा पहन लेते थे, ठीक है, और एक झोला और छाता लेके और क्या चप्पल पहन के निकल देते थे। ये पहले की सभ्यता थी, जो हमारी क्या थी, भारतीय सभ्यता थी। पैजामे का निचला भाग शांति निकेतन की लाल मिट्टी से रंग जाता था। मिट्टी बलुई थी, लाल मिट्टी थी, जिससे क्या है उनके पैरों में क्या है लगने से उनके जो एड़ी वाला नीचे का हिस्सा रहता था पैजामा का उलट लाल हो जाता था। जब कोई चीज उन्हें मार्ग पर दिख जाती तो झोले से को क्या कार्ड निकाल कर तुरंत उसके स्केच कर लेते। झोला क्यों लग चलते थे, अब समझ में आया आपको। अपने क्या है कलाकृति जो बनाने वाली चीजें होती थी, टूल्स वगैरह वगैरह जो भी रहता था लेकर चलते रहते थे। नंद बाबू अपने झोले को बांग्ला में लाख टाकार झोली कहने, यानी कि 1 लाख रुपए की झोली शांति निकेतन में लोगों के बीच में मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1 लाख की मतलब लाख की झोली, उस झोली को बहुत मूल्यवान मानते थे और उसमें जो है स्केच से संबंधित या कला से संबंधित टूल्स लेकर चलते रहते थे। कार्ड संबंधित, कार्ड को मतलब वही कार्ड समझिए, लेकर चलते रहते थे। आगे देखते हैं उनके जो मास्टर मोसाय, वहाँ के जो छात्र उनके थे, शिष्य थे, उनको मास्टर मोसाय के नाम से भी पुकारते थे। कई बार प्रश्न आ चुका है किस कलाकार को मास्टर मोसाय के नाम से जाना जाता है, तो नंद बाबू जी को। सात्विक प्रवृत्ति के शांत और संवेदनशील नंदलाल बोस की कला दृष्टि धर्म दर्शन और अध्यात्मक परक रही। यही कारण था कि उनका व्यक्तित्व चित्र भी महान है। और मास्टर मोसाय ने यद्यपि अपने चित्रों की रचना अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विकसित ठाकुर शैली अथवा बंगाल शैली के क्या है अनुगमन से प्रारंभ की, लेकिन उनकी कला कुछ विशिष्ट गुण के कारण अपने गुरु से कहीं अधिक आगे निकल गई। देखिए कहे ना कि उनसे, अपने अवनींद्र जी से जो उनके गुरु थे उनसे भी कई गुना आगे ये निकल चले। इनकी कला की क्या है इतनी रुझान थी, इतनी इनकी चॉइस थी, इतना अच्छा करते थे। कह रहा है आगे देखिए, रूपपति व कला मनीषी आचार्य नंदलाल के जीवन और उनकी रचना को देखकर यही सोचता रह जाता है कि उनकी शिल्प सुलभ क्या समदृष्टि ने केवल जीवन को ऐसी समदृष्टि प्रदान की, अथवा उनकी इस सादगी ने ही उनकी रचनाओं में एक अपूर्ण क्या है भेदातीत समदृष्टि का समावेश कर दिया है। बात समझिए कि उनकी कलाओं में उनकी सादगी, उनका प्रयोग ही उनको बहुत आगे बढ़ा दिया। एक समय उन्हें भारत का राफेल कहकर संबोधित किया जाने लगा। एक समय आया कि उनको क्या है राफेल, ठीक है, जो यूरोपीय कला वाले होते हैं, राफेल थे यूरोपीय कलाकार, उनका भी नाम देकर उनको इंगित किया जाता था। बात क्यों था, क्योंकि राफेल जैसा जो है महान कलाकार
को, ठीक है, कि उपाधि इनको भी मिल गई थी। ठीक है, बात समझिए, कंपेयर किया जा रहा है कि यूरोपियों से भी ज़्यादा सक्षम थे बनाने में। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, इतना तो आप लोग समझ गए उनके बारे में शार्ट में। अब देखिए उनकी जीवनी शुरुआत होती है, कैसे कैसे उनका जीवन चलता है। नंदलाल बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हवेली खड़गपुर कस्बे के एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में, किस परिवार में हुआ था? बंगाली परिवार में हुआ था। और सन क्या था? 3 दिसंबर 1882 ईस्वी को मुंगेर जिले में बिहार राज्य में हुआ था। बात समझिए आप। उनके पिता पूर्णचंद्र बोस एक वास्तविद थे। सोचिए, अगर इनका पिताजी वास्तविद हैं तो कलाकार बनने में कोई जहाँ नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इनको। तथा दरभंगा के असिस्टेंट मैनेजर भी थे। नंदलाल की माता छेममणि या छेममणि सभ्य एवं धार्मिक महिला थी। क्या थी? सभ्य मतलब समाज में बहुत ज़्यादा इनका इज्जत होता था। और एक क्या थी? धार्मिक महिला थी। घर में छोटे छोटे खिलौने, तरह तरह के हस्तशिल्प, गुड्डे गुड़िया बनाया करती थी। इसको लोक कला कहते हैं। पहले क्या होता था, जीविका यापन करने के लिए महिलाएं क्या घर में ही छोटे छोटे गुड्डे बाल को बनाती थी और मार्केट में लाकर उसको बेचती थी। यही परंपरा उनके घर थी। दुर्भाग्य से जब नंदलाल बोस 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। देखिए कितना दर्दमय जीवन, ध्यान से समझिएगा। इतने बड़े अगर कलाकार को छोड़ देंगे तो कितना बड़ा दुख की बात होगा कि अब कला पढ़ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को समझिए। कला की पहली शिक्षा उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी और इस प्रतिभा संपन्न बालक को मात्र स्नेह स्नेह भी क्या है से वंचित होना पड़ा। परंतु पिता ने अपनी ओर से भरपूर स्नेह देकर बालक की परवरिश की और बचपन से ही बालक नंदलाल बोस को कला का वातावरण मिला। और गांव में रहने के दौरान बाल कलाकार, ठीक है, बाल कलाकार बड़ी उत्सुकता से करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्सुकता से कुम्हारों की मिट्टी, उनके अंदर एक चीज था कि जो कुम्हार मिट्टी बनाते थे बड़ी उत्सुकता से उसको देखने जाते थे, घंटों घंटों वहाँ बैठ जाते थे। तो मिट्टी के खिलौने एक हुए घंटों तक देते रहते थे। और इनका मन कलाकार का सुलभ हृदय, मन संकृत व्याकरण व गणित में कभी नहीं रमा। मतलब वो पढ़ने की रुचि में नहीं रमे, वो सिर्फ कलाकृति की रुचि में ही रम गए। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली और इंटर परीक्षा पास नहीं हो सके। और अभिभावक उन्हें क्या डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। स्वाभाविक सी बात है कि सब लोग कला को जो है, अभी भी देखिए आप लोग जो है, ऐसे कुछ विषय हैं जो किसी को उस पर ध्यान दें, सबको गणित मैथ इंग्लिश यही सब चाहिए ताकि हमारा बच्चा क्या इंजीनियर बने। किसी को ये जो है सामाजिक विषय से रिलेटेड नहीं बनना है। तो ठीक है, अभी भी वही समाज में चल रही है जो पहले चल रही थी। लेकिन भाई देखिए, थ्री इडियट आपने देखा ही होगा, जिसको जो बनना है वो बन के रहेगा और जिसको जो बनना है उसमें दिलचस्प रहेगा वो बन भी जाएगा। ठीक है, उसको अगर प्रेषित करेंगे आप तो थ्री इडियट का मूवी देख लीजिएगा, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। चलिए, लेकिन वे तो फीस तथा किताबों के पैसे से कला पत्रिका खरीदते थे। पैसा मिलता था पढ़ने के लिए, रुचि नहीं था। भाई जिसमें रुचि रहते थे वो क्या थ्री इडियट में कितना से उसको मिलता था पढ़ाई करने के लिए, तो कैमरा खरीद लेता था। तो ऐसे चीज़ों को समझिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। इसी बीच 1903 ईस्वी में पारिवारिक मित्र, क्या है, मित्र की बेटी सुधीरा देवी से शादी का प्रस्ताव आया। उसे स्वीकार कर उनके पिता ने उसकी शादी भी कर दी उनसे, सॉरी कर ली नहीं, कर दी। किसे? क्या? सुधीरा देवी से। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या चीजें हैं। वर्ष 1905 ईस्वी में लगभग 23 वर्ष की उम्र में चचेरे भाई अतुल मित्र, जो स्वयं कला के विद्यार्थी थे, उन्हें से प्रेरित कर कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिए। ठीक है, कि वो कला पढ़ते हैं, उन्हीं से जागृत हुए और कला में क्या है एडमिशन लिए। यह नंदलाल बोस का सौभाग्य था कि उस समय स्कूल में प्राचार्य कौन थे? ईबी हैवेल थे, कहानी बताया ना। और अवनींद्रनाथ टैगोर उप प्राचार्य पद पे आसीन थे जब ये पढ़ने गए थे। तो नंदलाल बोस को स्कूल में दाखिल मिलने में बहुत कठिनाई हुई थी और सिफारिश न हुई होती तो उनका शायद दाखिला भी नहीं हुआ होता। ठीक है, नहीं क्या नंदलाल बोस जो है आर्ट स्कूल में दाखिल के लिए लाए गए सिफारिश पत्र के साथ अपनी तुलिका द्वारा निर्मित महाशिविता, ध्यान दीजिएगा, महाशिविता का भी चित्र लाएं और हेवेल ने
क्या है, उनके चित्र को देखते हुए उन्हें भावी चित्रकार का गुण देख लिया। देखिए पूछता जाता है कि जब वे उस कला में पढ़ने गए कलकत्ता में, तो कौन से चित्र पे उनका एडमिशन हुआ था, किसने किया था, तो वी हैवेल ने महासभ्यता का चित्र को देखकर उनकी कला के को परख लिया और उनको एडमिशन दे दिया। ठीक, यह यहाँ उन्होंने कला गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में चित्र अभ्यास शुरू किया और इसी अवधि में उन्होंने रामायण की कथा वस्तु पर चित्र बनाया। आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा पहले। ठीक है, रामायण की कथा वस्तु चित्र बनाया जिसमें सती शीर्षक चित्र पर 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रदर्शनी में 500 रुपया मिला। सोचिए इस समय के वो 50,000 के बराबर था, 50,000 या लाखों के बराबर था उसमें। सोचिए कौन सन की बात है ये। पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाद में इस चित्र को जापान की एक प्रसिद्ध कला पत्रिका कुक ने छापा और 1909-10 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियां तैयार करने के लिए अवनींद्रनाथ को उन्हें भेजा। ठीक है, और 1910 ईस्वी में नंदलाल बोस ने आर्ट स्कूल में अपना अध्ययन पूरा किया और उसके उपरांत वह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 ईस्वी में स्थापित विचित्र कल्प नामक संस्कृत संगठन के स्टूडियो में भी कार्य किए। ठीक है, चलिए समझते चलिए बातों को। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या दिया है वह आगे की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। 1916 ईस्वी में जापानी चित्रकार अराई कैंपो रविंद्रनाथ टैगोर के महान का मेहमान बनकर आए। कौन बन, देखिए ये पूछता है कि कौन से जापानी कलाकार किसके समय में मेहमान बन कर आए थे। तो देखिए ये चित्रकार थे अराई कैंपो, जो रविंद्रनाथ टैगोर के मेहमान बनकर आए थे। और अराई कैंपो जापानी कैलीग्राफी के मास्टर थे और उन्हें नंदलाल ने जापानी स्याही पेंटिंग क्या तकनीक सीखा था। उन्हीं से नंदलाल बोस ने जापानी स्याही की तकनीक सीखा। तो कलाकार का नाम याद कर लीजिए, अराई कैंपो, जो ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर के समय में वो आए थे। ठीक है, मेहमान बनकर, और उन्हीं से इन्होंने क्या जापानी स्याही तकनीक को सीखी थी। आगे देखिए, वर्ष 1918 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में उन्होंने कुछ समय तक शिक्षण कार्य किया और कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर नंदलाल बोस के काम से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे। और यही कारण है कि जब उन्होंने 1919 में शांति निकेतन में कला शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विभाग कला भवन की स्थापना की थी, तो सन 1923 ईस्वी में नंदलाल बोस को इस विभाग का पूर्ण रूप से अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, कि मतलब आप इसको संभालिए, अच्छे से चलाइए और संभालिए। कब, 1923 ईस्वी में। नंदलाल बोस कला भवन के अध्यक्ष पद पर लगभग 35 वर्ष तक रहे। ठीक है, कितने वर्ष तक रहे, लगभग 35 वर्ष तक रहे। और सन 1953 ईस्वी में इस पद से वह क्या है, सेवानिवृत्त, मतलब रिटायर हो गए। शांति निकेतन के उन्मुख आकाश ने उनकी कला की भावमय और कल्पनाशीलता को जगाया और नंदलाल ने रविंद्रनाथ द्वारा लिखित सहज पाठ, ध्यान दीजिएगा, पूछता है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि रविंद्रनाथ द्वारा लिखित सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन भी किया। और 1921 में नंदलाल और असित कुमार हालदार और सुरेंद्र नाथ गांगुली के साथ बाघ गुफा की अनुकृतियां उतारने गए वहां पे। ठीक है, या उतारे। नंदलाल की प्रशंसा भगनी निवेदिता बहुत ही की। वे रविंद्रनाथ टैगोर के साथ 1924 ईस्वी में 4 महीने चीन जापान और क्या है, चीन जापान की यात्रा की। ठीक है, जहां पर उन्होंने पूर्वी चित्र शैलियों को गहराई से अध्ययन किया। और नंदलाल वो जितने बड़े कलाकार एवं महानायक थे, उतने ही बड़े क्या राष्ट्र नायक भी रहे। और उनकी यह राष्ट्रीय दृष्टि को महात्मा गांधी के बहुत निकट लाई और गांधी के कलात्मक अग्रदूत भी बने। देखिए इस बातों को समझ, महात्मा गांधी का जिक्र अगर करेगा तो समझ जाइए कि ये जो है राष्ट्रवादी भी कलाकार थे। ठीक है, नंदलाल बोस महात्मा गांधी के समय में राष्ट्रवाद से भी जुड़ गए थे। और महात्मा गांधी के समय में
ये बहुत सारे चित्र भी बनाए, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा पैनल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इनका आंदोलन होता था ये पैनल भी बनाने के लिए रेडी रहते थे, मतलब आंदोलन में ही सक्रिय हुए थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी के बहुत निकट लाई और वे गांधी जी के कलात्मक अग्रदूत बने। गांधी जी को अपना नायक मानने वाले नंदलाल जी ने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने में तिरंगों को भी हाथ में ले लिया। कितने महान कलाकार हैं, अगर पढ़ेंगे आप तो आपके दिल विभोर हो जाएंगे, आंसू आ जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे कि कलाकार के साथ साथ एक झंडा भी उठाने के लिए तैयार हो गए थे उस समय। वे गांधी जी की तरह चरखा कातते थे और उन्होंने 1920 ईस्वी में शुरू हुए असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में हुए नमक आंदोलन में भी भाग लिया। इसी वर्ष 1930 ईस्वी में उनके द्वारा चित्रित दांडी मार्च ब्लैक एंड व्हाइट लिनोकट चित्र, देखिए पूछ सकता है कि दांडी यात्रा मार्च पूछता है, लेकिन किस में बना हुआ? ब्लैक एंड व्हाइट लिनोकट में बना हुआ। ध्यान दीजिएगा ये चीजें। चित्र उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है? सुरक्षित हैं। आगे देखते हैं। उन्होंने क्या किया? गांधी जी के आग्रह पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1936 ईस्वी में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के लिए पंडाल की सज्जा भी किया था। पंडाल जो तैयार किया गया था उसको भी सज्जा का काम इन्होंने किया था। इस अवसर पर छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसी प्रकार 1937 ईस्वी में फैजपुर जो पश्चिम बंगाल में हुआ था आयोजित 91वें कांग्रेस अधिवेशन तथा अगले वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के लिए पंडाल के साथ सज्जा भी की। बात समझिए, 1937 में फैजपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक, में आयोजित 91वें कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए और उसके अगले वर्ष 38 में भी हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। पूछता हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। अखिल भारतीय कांग्रेस, ठीक है, इसमें भी क्या था? कांग्रेस अधिवेशन था। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस के लिए पंडाल और साज सज्जा की। और हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल बोस ने कई विश्व प्रसिद्ध पोस्टर भी बनाए, जिसमें जिनका विषय भारतीय ग्राम में जीवन था। क्या था इनका विषय? भारतीय ग्राम में जीवन था। ठीक है, चलिए, तो गले में दिक्कत है। इससे इसमें वे क्या है? इसमें से एक भारतीय किसान खेत जोतते हुए शीर्षक चित्र बहुत उत्कृष्ट बन पड़ा। तो ठीक है, यही इनका फेमस भी हो गया। ठीक है, भारतीय किसान वाला खेत जोतते हुए। और नंदलाल बोस के शब्दों में, मैंने 200 चित्र बनाए और 200 विद्यार्थियों से बनवाए। ठीक है, मैं जितना बनवाता था 200 बनवाया, तो 200 विद्यार्थियों से भी बनवाए। और हरिपुरा कांग्रेस के लिए बनाए गए चित्रों के अवसर पर गांधी जी ने उनसे कहा था, चित्र साधना घर के लिए मत करो, बाहर के लिए करो। मार्ग में रखने के लिए चित्र बनाओ, क्या है, जिन्हें गांव में क्या है, आदमी भी देखें। ठीक है, ऐसे चित्र बनाओ जो गांव में आदमी भी देखें, उनको अच्छा लगे। जैसे ग्रामीण जीवन हो, खेत जोतते वाला हो, बैल हो, ऐसे चित्र को वो बनाते थे। इसलिए इनकी अगर इनकी कला में अगर कोई चित्र ग्रामीण दृश्य से आता है तो आप समझ लीजिएगा नंद बाबू जी का ही होगा। चलिए, नंदलाल बोस अब क्या अपने भित्ति चित्र के लिए भी बहुत क्या थे? प्रसिद्ध थे। किसके लिए? भित्ति चित्र के लिए भी बहुत फेमस हुए थे। सन 1916-17 ईस्वी में मध्य भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? मध्य भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता में स्थित पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर इन्होंने भित्ति चित्र का काम किया था या बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा जो है उन्होंने कलकत्ता के ही बसु विज्ञान, ठीक है, बसु विज्ञान मंदिर या बोस संस्था में 1910 ईस्वी से 12 ईस्वी के बीच में मध्य क्या चित्र इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो अगर इसको आप अच्छे से गौर से पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, दावा करते हैं कि जो पूछे और आपको आए ना। इसीलिए कहते हैं एक एक कलाकार मैं बताऊंगा और प्रत्येक कलाकारों को आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपका समझ लिए
नौकरी, एक सीट बाकी है। शांति निकेतन के कला भवन की दीवारों पर उनके द्वारा बनाया गया 11 फीट लंबी भित्ति चित्र अर्जुन और क्या है, चित्रांगदा है। पूछता है कि 11 फीट लंबी भित्ति चित्र में कौन सा चित्र बना हुआ है, तो अर्जुन और चित्रांगदा बहुत ही अनुपम और श्रेष्ठ हैं। उन्होंने शांति निकेतन में पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को भी सज्जित किया और यहाँ उन्होंने उमा का दुख, उमा क्या है, परीक्षित, बीड़ा वादनी और वर्षा आत्मा आदि को चित्र बनाए। और सन 1928 ईस्वी में शांति निकेतन में हल उत्सव की स्मृति में इतालवी भित्ति, ठीक है, चित्र शैली फ्रेस्को बूनो मतलब गीली गीली पद्धति होती है, एक विशाल भित्ति चित्र इन्होंने बनाया जो कि श्रद्धा और उत्साह, किसके लिए, श्रद्धा और उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक हैं। सन 1933 ईस्वी में पुस्तकालय के भवन में ही भूतल के सामने वाली दीवार पर राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। सोचिए, सन 1933 ईस्वी में पुस्तकालय के भवन में ही भूतल के सामने वाली दीवार पर राजस्थानी शैली में चित्र बनाए। देखिए कितना अच्छा अच्छा इन्होंने काम किए, तो समझिए आप लोग। सन 1924 ईस्वी में बड़ौदा राज्य के आमंत्रण पर वह 24 शिष्यों सहित बड़ौदा गए और वहां पर कृत्रिम मंदिर टेम्पल ऑफ फेमस नामक राजप्रसाद की दीवारों पर भित्ति चित्रों की रचना भी की। भित्ति चित्र में भी माहिर थे। इन चित्रों में उन्होंने बनाया गंगा अवतरण भित्ति चित्र विशेष उल्लेखनीय। कौन सा भित्ति चित्र पूछता, गंगा अवतरण भित्ति चित्र बहुत क्या थी, विश्वसनीय थी या उल्लेखनीय थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 1942 ईस्वी में शांति निकेतन में शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवारों को सजाने के लिए जलता देवदार और नरी की पूजा, नटिर पूजा होता है, नरी लिखा नटिर पूजा, रविंद्रनाथ टैगोर के नटिर पूजा नामक गीत नाट्य पर आधारित है जो भित्ति चित्र पे बनी हुई थी। सोचिए कितना अच्छे अच्छे चीज़ों को इन्होंने बनाए थे। और ये चीज़ें पॉइंट को है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि इस तरह से आपको कोई बताने वाला हो। बात समझिएगा, बहुत यूट्यूब खोजिए, ऐसा आप नहीं पाएंगे। सब लोग कहेंगे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कोई एक वीडियो में आपको इंगित करके नहीं बताएगा। जो मैंने पूरी परिश्रम और मेहनत के साथ मैं इस वीडियो को आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि नंदलाल बाबू कैसे थे, क्या क्या थे, ये आपको समझ में आ भी रहा होगा। देखिए कहा जाता है ना, अगर किसी का आप कहानी सुन लेंगे याद हो जाएगा, उतना आपको उनको रटने से नहीं याद होता है। बात समझिए, कैसे कहते हैं कि अगर हम मूवी देख कर आएँ तो हम पूरी मूवी को हम लिख डालेंगे, पूरी की पूरी चाहे 10 पेज लग जाए, लेकिन आप लिख ढालेंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 पेज रट लीजिए तो आप रट नहीं पाएंगे। तो वही तरह रटना नहीं आपको है, समझना है। ठीक है, चलिए। नंदलाल बोस को भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाने का गौरव भी प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि नंदलाल बोस की भेंट पंडित नेहरू से शांति निकेतन में हुई, तभी वहां नेहरू जी ने नंदलाल बोस को भारतीय संविधान की मूल प्रति को चित्रकारी के सजाने की आमंत्रण दिया। अब सोचिए इतना ये महान हो गए हैं कि कैसे कैसे ये आगे की तरफ जा रहे हैं। आप लोग बातों को समझिए, बात समझिए कि नेहरू जी जब भेटाएं तो इनसे कहें कि अब जो संविधान लिखा हुआ है इसके पृष्ठों को चित्रांकन करिए, जितने भाग हो जितने पृष्ठ हो उनको बनाइए। अब अच्छे से बनाए भी थे। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्नों पर चित्र बनाना संभव नहीं था, लेकिन वे नंदलाल बोस ने संविधान के हर भाग के शुरुआत में 8 से 13 इंच माप के भीतर, देखिए ये इंच दिया, ध्यान दीजिएगा, पूछेगा जो जो भाग बना हुआ है 22 भाग, उसके प्रत्येक भाग पर जो चित्र बना हुआ है कितने इंच में बना हुआ है, तो 8/13 इंच में बना हुआ है और नंद बाबू ने इसको अलंकृत किया था। संविधान में कुल 22 भाग हैं। इस तरह उन्होंने भारतीय संविधान की इस मूल प्रति के कुल 22 चित्र बनाए। इन 22 चित्रों को बनाने में उन्हें 4 साल लगे और इसी काम के लिए उन्हें 21,000 रुपये मेहनताना भी दिया गया। सोच लीजिए, अब 21,000 रुपये मेहनताना दिया गया।
कितना बड़ा चीज़ है, किस लाख के बराबर है। ठीक है, कितने दिन में वो तैयार किए थे, सोचिए। ये भी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने दिन का उन्होंने समय लिया था। सोचिए, आप बातों को समझिए कि 4 साल में बनाए थे। कितने साल में? 4 साल लगे थे इनको बनाने में। इसके लिए इनको मूल्य भी दिया गया था। ठीक है, चलिए। संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना के पृष्ठ का चित्रांकन क्या है? त्योहार क्या है, सॉरी, त्योहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, राम मनोहर सिन्हा ने किया था, जो नंदलाल बोस के ही एक शिष्य थे। राम मनोहर, सोचिए, राम मनोहर सिन्हा इनके शिष्य थे नंदलाल बोस के। क्या ये भी इनको सहयोग किए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है, समझिए। ये मत सोचिए कि वीडियो बड़ा हो रहा है, एकदम दिल से निकाल दीजिए। बस ये समझिए कि हम मूवी देख रहे हैं, हमें कहानी याद कर लेना है, ताकि पेपर में आए तो हमें फिनिश कर देना उसको। चलिए, नंदलाल बोस ने लगभग 10,000, 10 सहस्त्र दिया हुआ है, 10,000 चित्रों की रचना की, जिसमें से 23 चित्र नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित है। और इन चित्रों में शिव का विषपान 1920 ईस्वी में कागज और वाश टेम्परा। पुस्तकता है कि शिव विषपान जिनका फेमस चित्र है, ये किस पे बना हुआ है? कागज और वाश टेम्परा पर बना हुआ है। और महिषासुरमर्दिनी, ये भी कागज और स्याही से रेखांकन किए हैं। ठीक है, राधा का विरह सिल्क पर टेम्परा। ठीक है, पासिंग द डे 1947 ईस्वी में कागज पर बना हुआ है टेम्परा से। संध्या, संध्या कागज पर टेम्परा बना हुआ है। दार्जिलिंग एंड फाग 1945 में कागज पर टेम्परा में बना हुआ है। मायावती आश्रम कागज पर जलरंग बना हुआ है। ज़्यादातर देखिए कागज पे ही चित्रांकन किए हैं। अलकनंदा कागज पर बना हुआ टेम्परा माध्यम में। ढोलक वाला 1937 ईस्वी में कागज पर टेम्परा। और हरिपुरा पैनल भी, ठीक है, क्या 1937 में बना था, बनाए थे इन्होंने। ठीक है, ये देखिए, सिंघा वाला 1937 ईस्वी में कागज पर टेम्परा। हरिपुरा कांग्रेस पैनल में ये भी चित्र बनाए थे। सती 1907 ईस्वी में कागज पर टेम्परा, सॉरी, कागज पर वाश और टेम्परा का प्रयोग किए। शिव और सती 1947 में कागज और टेम्परा पर क्या बनाए थे। ठीक है, इनके चित्र को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कैसे चित्रों को इन्होंने निर्माण किए थे। गरुड़ ध्वज, सॉरी, गरुड़ स्तंभ तले श्री चैतन्य, गरुड़ स्तंभ तले श्री चैतन्य कागज पर टेम्परा। ये वासरमैन 1937 ईस्वी में हरिपुरा पैनल ने बना था। और बिनो विंग 1937 ईस्वी में कागज पर टेम्परा हरिपुरा कांग्रेस पैनल पे बना हुआ है। और बटर मिल्क फेमस ये भी है, जो 19 बटर मिल्क चर्नर, जो 1937 ईस्वी में कागज और टेम्परा हरिपुरा कांग्रेस में पैनल में बना था। और फीत वर्कर 1937 ईस्वी में कागज पर टेम्परा हरिपुर कांग्रेस पैनल में बना हुआ है। और कुकिंग 1937 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस में टेम्परा माध्यम में बना हुआ है। सब इनका कागज और टेम्परा ज़्यादातर यूज हुई है। ठीक है, हंटर 1937 में कागज पर बना हुआ है, हरिपुरा कांग्रेस पैनल में था। और ए राइट 1937 ईस्वी में कागज पर टेम्परा हरिपुरा कांग्रेस पैनल में बना हुआ है। और मिल्किंग आप काउंग, ठीक है, 1937 में ये भी हरिपुरा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा 1937 ईस्वी में चित्र बनाए थे, जो कागज के टेम्परा पे बनाए थे। कटिंग द वेजिटेबल 1937 में कागज और टेम्परा हरिपुरा कांग्रेस में पैनल में ये भी बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सारंगी वाला 1937 में कागज टेम्परा हरिपुरा कांग्रेस पैनल में। और उनका एक चित्र है कपिल वस्तु के बुद्ध का आगमन, कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन। ये चित्र 20वीं सदी में भारत कला भवन बनारस में रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट है कि कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन 1920, सॉरी, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको पहले हटा देते हैं। ठीक, चलिए देखिए, एक चित्र इनका है कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन, जो 20वीं सदी में भारत के कला भवन बनारस में क्या है, इसको रखा गया है। उनकी अन्य उत्कृष्ट कृतियों में तपोनिष्ठ उमा 1921 ईस्वी में, शोकार्त उमा 1921 ईस्वी में। यह चित्र अब प्रफुल्लनाथ टैगोर के संग्रह में सुरक्षित है। पार्थ सारथी 1912 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। और कुडाल चिन्नुभाई संग्रह में, कहाँ है, चिन्नुभाई में, कुडाल एक इनका चित्र है, वहाँ पे रखा हुआ है चिन्नुभाई संग्रह में।
ध्रुत प्रसत क्या युधिष्ठर, काल देवदास, काल खंडवास संग्रह, पुरी के समुद्र तट के चैतन्य, जो त्रिवेंद्रम के चित्रालय में संग्रह में पूरे भारत में छा गए थे। ठीक है। अंधा बाउल को देखते हैं हम लोग। अंधा बाउल, बिरहिड़ी राधा, चित्रंगना के देश, अर्जुन धृत संहार, अर्जुन धृत क्रीड़ा, ठीक है, और गंगा अवतरण के कुंज में राधा, बुद्ध का गृह त्याग और मृगा छौन लिए बुद्ध का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान, सुजाता महाप्रस्थान, अभिमन्यु बद्ध, संगमित्रा, अर्धनारीश्वर, क्या है, वीणा वादनी, ये सब चीज़ें जो है लोक कला से संबंधित चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं। स्वर्ण कलश सरस्वती 1941 में गोपालपुर के क्या है, मच्छर साड़, नटरी पूजा, गांधार, भीष्म प्रतिज्ञा, वर्ष में धूला कोराड़, सावित्री और यम, नौका विहार, शतरंज खेलते कौरव पांडव 1930 ईस्वी में, पतझड़, गुरुदेव की और नर्तकी 1938 ईस्वी में, लकड़बग्घा, ब्रश और स्याही, और रानी पद्मावती और भीम सिंह 1910 ईस्वी में बनाए उन्होंने। एकलव्य को 1910 में बनाए, अहिल्या द्वार और धृतराष्ट्र और गंगाधारी राजगृह और संथाल युवती, जलता हुआ चीड़ का वृक्ष, अरहर का पौधा, गंगा नदी में नाव और जलधारी में मछलियाँ, जैसे इन्होंने नए नए चित्रों को इसमें क्या किया, समाहित किया। नए बादल को इन्होंने बनाया। ठीक है। 37वीं में प्रतीक्षा, कागज और टेम्परा पे बनाए। कृष्ण और अर्जुन को कागज रंगीन लिथोग्राफी, देखिए रंगीन लिथोग्राफी यही मिला आपका कृष्ण और अर्जुन वाला। तारों से भरी रात 1934 में कागज टेम्परा पे बना हुआ है। ग्रीष्म 1931 ईस्वी में कागज टेम्परा पे बना हुआ है। शानदीप 1931 में कागज टेम्परा में। देवदार वृक्ष की घाटी 1945 में कागज टेम्परा पे बना हुआ है। कृष्ण और बलराम गायों के साथ में है 1949 ईस्वी में। ठीक है। सिल्क और ब्रश रेखांकन, सबरी इन यूथ है 1942 में। अभिमन्यु वध 1947 में। ए लेडी आर्टिस्ट 1937 में। और मजीरा प्लेयर 1937 में। कान साफ करने वाली 1937 में इन्होंने बनाया। तो इनकी जो चित्र हैं सबको आपको लेकर नज़र देख लेना है, ताकि अगर इस तरह का चित्र हम आए तो हम किस पे, नंदलाल बोस जी को लगाएंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नंदलाल बोस ने भारतीय कला संस्कृति का गहरा का अध्ययन किया और उससे प्राप्त प्रेरणा अपनी एक निजी शैली का क्या विकसित किया, जो बोस शैली या नव बंगाल शैली के नाम से जानी जाती है। देखिए नव बंगाल शैली या बोस शैली का नाम देगा तो नंदलाल बोस जी जाएंगे। अपनी इस कला शैली को सर सर्वदेशिक बनाने का भरसक प्रयास किया और उनकी कला रेखा प्रधान थी। क्या थी उनकी कला रेखा प्रधान थी, जिस पर कहीं न कहीं रेखा अजंता चित्र शैली का प्रभाव है। आरंभ से उन्होंने अपनी कुछ कृतियाँ अमरिंदनाथ टैगोर द्वारा सीखी, जिसमें बाद शैली में अपनाया, और जिसमें सती और शिव बस क्या है, विश्वान सर्वाधिक इनका प्रसिद्ध वाद शैली में। बाद में इन्होंने टेम्परा विधि का प्रमुखता से प्रयोग किया। पहले वाद शैली में बनाया चित्र को, बाद में इन्होंने शुरू कर दिया टेम्परा विधि। इसके अलावा अन्य माध्यम में पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनोकट, ड्राई पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा, तैल आदि का भी इन्होंने क्या दक्षता के साथ प्रयोग किया। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। स्वभाव से प्रयोगधर्मी कलाकार थे। प्रयोगधर्मी मतलब बहुत प्रयोग करते थे। प्रयोगधर्मी होने के बावजूद अपनी परंपरा के विमुख नहीं हुए। ये नहीं कि हम जो खोज रहे हैं चले जापानी और क्या सॉरी विदेशी यूरोपीय कला सीखे, नहीं, अपनी ही परंपरा को क्या थोड़ा सा अपडेट करके लाएं। जैसे होता है ना, कोई ऐप होता है, ऐप वही रहता है लेकिन अपडेट करते हैं, कुछ चीज़ें चेंजिंग होती है लेकिन रहता वही है। ठीक है। भाषा या उसका मेन चीज़ पॉइंट वही रहता है। ठीक। आधुनिक कला का अध्ययन अवश्य ही किया जाना चाहिए, क्या, पर अपनी परंपरा भी नहीं भूलनी चाहिए। वो कहें कि चीज़ों को बदलिए, समाज के अनुसार चलिए, लेकिन परंपरा को मत हटाइए। जो निजी है, जो हमारे परंपरा है, जिसे हम स्वतः अनजाने में ही अपनाया है, जो हमारे वो क्या रक्त स्रोत में है, उसे हटकर फेंक तो नहीं सकते हैं, परंतु अपनी धुरी और आधुनिक युग धर्म को भी मिलाकर उसे आगे की तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है हमें अपडेट करना, सीधा समझिए, उसमें कुछ चीज़ों को हमें अपडेट करके और दोनों को समन्वय से करके हमें आगे की तरफ बढ़ा देना है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। कह रहा नंदलाल बोस। ठीक है।
गाय का दूध निकालते हुए जो चित्र 1937 में कागज टेम्परा पर हरिपुर कांग्रेस पैनल पर राष्ट्रीय संग्रहालय और क्या दिल्ली में रखा हुआ है। बात समझिए, जब हरि पैनल हो बनाए थे तो उसमें क्या किसानों से संबंधित बनाए थे, तो गाय वाला चित्र बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्रों का विषय पौराणिक तथा धार्मिक था, ध्यान दीजिएगा, कथानों पे आधारित था। विशेष तौर पर उन्होंने शिव को चुना, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, शिव सिद्ध कलाकार भी कहा जाता था। तो यही कारण था कि उनके गुरु क्या कला गुरु अवनी बाबू ने उन्हें शिव सिद्ध कला कहा करते थे। और इसके अलावा उन्होंने बुद्ध जीवन, ऐतिहासिक कथाएं, राजनीतिक, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन से भी संबंधित कला बनाए थे। भारतीय आंदोलन, जनजीवन, व्यक्ति चित्र, ऋतुएं, पर्व, त्योहार, जीव जंतु, वनस्पति, वन्य प्रकृति, जल दृश्य आदि को भी चित्र में उन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। नंदलाल बोस की कला की अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो उनका अभिकल्पन अलंकरण है। चूंकि वे भारतीय कला परंपरा के गहरे जानकार थे, इसीलिए उनकी सजावट तत्वों को बहुत ही महत्वपूर्ण देते थे। धीरे धीरे कल्पना उनकी कला तकनीक का एक मुख्य अंग बन गया और उनके द्वारा निर्मित गंगा अवतरण और महिषासुरमर्दिनी के शीर्षक चित्र अलंकारात्मक विशेषताओं से परिपूर्ण हैं। और उनकी तकनीक कुशलता का एक और पक्ष उनकी रेखा की पौड़ता है। चाहे लय हो, बल हो या प्रभाव हो, उनकी रेखाएं उनकी कृत के विन्यास को मजबूती से थामती हैं और उसे अपेक्षित प्रभाव से क्या भर देती है। और उनका विलक्षण रेखा कर देख कर उनका नया छात्र का उठा क्या मास्टर मोसाय। अब उनके मास्टर मोसाय भी नाम उनको दे दिए थे उनके छात्रों ने। मास्टर मोसाय, मुझे मालूम नहीं था कि गधा भी इतना सुंदर होता है। अजंता और बाघ के भित्ति चित्र से लेकर बंगाल पटुआ चित्र तथा स्थानीय लोक कला भी लोक कला के प्रभाव था। और उनके द्वारा निर्मित श्री कृष्ण अर्जुन के चित्र अजंता शैली को स्पष्ट प्रभाव है। और उनका चित्र राधा विरह बंगाल के पटचित्र प्रभावित है। उनकी कृतियों में भी सभी परीक्षा प्रत्यक्ष प्रभाव का प्रतिफल दिखता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे हम लोग। परंतु यह प्रभाव भी नंदलाल की कला में क्या है, निसज्ज ने क्या अपने को विलीन कर देता है। समझिए चीज़ों को, जो नंदलाल बोस जी थे, जो लोक कलाएं थी उसी कलाओं को अपने में समाहित किए और समाज में हो रही घटनाओं को अपने चित्र में लाए। जैसे गाय से बछड़ा, दूध पीता हुआ बछड़ा, किसान बैल जोतता हुआ, ये सब चित्र उन्हें हरिपुरा पैनल में बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पेंसिल, रंगों एवं तुलिका द्वारा अनेक कार्डों पर चित्र तैयार किए, जिन्हें वे अपने मित्रों, शिक्षकों, छात्रों को भी भेंट कर देते थे। हमको पहले बताएं कि वो झोला लेके चलते थे, उस झोला में कार्ड को लेके चलते थे और जहाँ कुछ मिलता था चित्र बनाते थे। और हित दोस्त मिलते थे उनको कार्ड दे देते थे कि मेरा स्केच कार्ड है ये। यही बात को लेकर स्टेला क्रैमरिस ने मास्टर मोसाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है कि उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र, कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय कला के बहुमूल्य रत्न थे। ठीक है, इतना बड़ी बात कौन कहा था, स्टेला क्रैमरिस ने कहा था। उनकी तुलिका स्पर टच अंकन की पद्धति में वस्तु की आकृति, भाव मुद्रा के सूक्ष्म अध्ययन और तुलिका पर अधिकार का अद्भुत समन्वय है। टच पद्धति के विषय में उनका कहना था कि टेम्परा क्या विलंबित है। पहले वो कौन से विधि से करते थे, पहले वो वाश टेम्परा में कैसे वाश टेम्परा में किए थे, बाद में चलकर वो किस में आए, विलंबित करके, मतलब बाद में वे टेम्परा माध्यम में चले आए। टच दूत हैं, यह ये उस्ताद का काम है। किसके काम है, उस्ताद का काम है, जो वो क्या परंपरा कला से हटकर एक अलग कला का निर्माण किए। लेकिन वो हटे तो, लेकिन अपडेट के रूप में हटे, पूरी तरह से नहीं हटे थे अपनी कला को लेकर। आगे देखते हैं हम लोग। पांडव, ठीक है, किसकी बात हो रहा है, पांडवों का हिमालय आरोहण नामक
15 फीट लंबा चित्र उनके क्या है उन्होंने मात्र 1 घंटे में बनाए थे। सोचिए कि 15 फीट का चित्र जो है, कौन सा चित्र था वो, पांडवों का हिमालय वाला चित्र, जो मात्र 1 घंटा में बनाए थे। और उसमें उन्होंने कहीं भी कुछ बदला या सुधारा नहीं था, सेम टू सेम वही कॉपी उन्होंने 1 घंटे में तैयार कर दिया था। कितने बड़े कलाकार थे। नंदलाल बोस ने चित्र सृजन के साथ साथ लेखन, अब सोचिए, चित्र के साथ साथ क्या क्या किया, राजनीतिक में भी गए, संविधान का प्रारूप में चित्र भी बनाए, भाग में चित्र बनाए, और उसके साथ साथ इन्होंने लेखन का भी कार्य किए में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। और 1944 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक शिल्प कथा, कौन सी, शिल्प कथा क्या प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में उन्होंने 10 कला लेखों का समायोजन किया, जिसके अंतर्गत चित्रों के प्रकार, कला में मापदंड, ये जो बनाए थे शिल्प कथा, इसमें जो है चित्र को बनाने की तकनीक, कितनी माप, कितनी हाइट, कैसे कलर, कैसे रेखा, इस चीज़ों को उसमें समाहित किए थे। ठीक है, उल्लेख किए थे। आगे देखते हैं हम लोग। 1949 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, ठीक है, अन्य विख्यात पुस्तक रूपावली का 3 भागों में प्रकाशन किया। विश्व भारती ग्रंथालय कोलकाता में, क्या सॉरी, कोलकाता से हुआ। ये जो है रूपावली जो है कहाँ से हुई, कोलकाता से प्रकाशित हुई। 1910 से 1914 ईस्वी के बीच डॉक्टर अनंत कुमार स्वामी और सिस्टर निवेदिता के साथ मिथ्स एंड लिस्ट ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिज्म ग्रंथ को इन्होंने लिखा था। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो कई बार पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके लिए चित्र भी बनाए। 1940 ईस्वी में विश्व भारती त्रैमासिकी में सजावटी कला, ठीक है, सजावटी कला भी देखे थे, डिजाइन को बनाए थे, अलंकृत को दिखाए थे इन्होंने, और प्रकाशित भी किए। 1943 ईस्वी में मायावती अद्वैत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ भी वार्तालाप में के आधार पर इन्होंने लिखा, क्या लिखा है देखिए आगे लेख में क्या था, कि कला एक साधना है, प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ है। और 1956 ईस्वी में उनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक शिल्प चर्चा का क्या प्रकाशन हुआ था। किसकी बात कर रहा है, शिल्प चर्चा पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा कि आचार्य नंदलाल बोस की शिष्य परंपरा अति समृद्ध रही। उनके प्रमुख शिष्यों में विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बेंज, व्यवहार राम मनोहर, ठीक है, सिन्हा के, और के.जी. सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, हेनरी धर्मसेन, प्रतिमा ठाकुर, रामानंद गोपाध्याय, सोमन सोन, जहरदास गुप्ता, सविता ठाकुर, मेनजा स्विगेंस, यश बमुत, सत्यजीत राय, दिनकर कौशिक, अमृतालाल बेगड़, और गौरंगाचरण, और क्या है, कोंडामपल्ली, शेरगिरी राव आदि इनके क्या थे, शिष्य रहे। ठीक है, इतने सारे शिष्य थे जो आप कभी भी यूट्यूब पे नहीं पाए होंगे। इस उनके अलावा सिलोन श्रीलंका के एडी जय तिलक भी अनेक प्रमुख हैं। उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे, कौन थे, एडी जय क्या तिलक है, उनके शिष्यों में से फेमस प्रमुख थे। और नंदलाल बोस की 2 प्रसिद्ध कृतियाँ अर्जुन ट्री और मैंगो ट्री वर्तमान में उनकी इसी छात्र के निजी संग्रह में है। किसके संग्रह में है, एडी जय तिलक के संग्रह में रखा हुआ। ठीक है, चलिए। नंदलाल बोस को अमूर्त कला पसंद नहीं था। अमूर्त कला मतलब जो दिखता ना हो वो नहीं पसंद है, जो दिखता उनको ये पसंद था। लेकिन फिर भी वे अपने शिष्यों को उनकी पूर्ण स्वतंत्रता शैली को अपनाने के लिए खुली छूट दे दी थी। वे अपने प्रत्येक विद्यार्थियों को उनके जन्म दिवस की खुशी पर नया कार्ड बना कर देते थे। बहुत प्यार करते थे अपने शिष्यों को, बहुत प्रेम से। अगर उनका एक चित्र फेमस होता था तो अपन चित्रों के भी चित्र फेमस कराते थे, बात समझिए। और जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जिसका जिसका शिष्यों का जन्मदिन होता था कार्ड बनाकर उनको देते थे। और उनको ओपेंडली छोड़ दिए थे, जैसे मन करे आप कला को करिए। ठीक है, चाहे मूर्त करिए चाहे अमूर्त करिए। नंदलाल बोस को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु कई पुरस्कार और सम्मान मिले। 1907 ईस्वी में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले कलाकार थे जिन्होंने
ओरिएंटल सोसाइटी से क्या किए थे, ये छात्रवृत्ति को प्राप्त किए थे। ठीक है। नंदलाल की कला क्षेत्र को देन तथा महान कला गुरुत्व से प्रभावित होकर 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस ने उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, डीलिट की उपाधि इनको दी गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। ठीक है। और 1952 ईस्वी में विश्व भारती शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तम ने उन्हें क्या विभूषित किया गया। और 1654 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य नंदलाल बोस को उनकी कला संबंधित सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए दूसरे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया। और ये पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले प्रथम कलाकार थे जो 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलोशिप अधिशत के रूप में भी चुने गए थे। चुने गए दूसरे कलाकार थे, दूसरे नंबर पे थे ये। सन 1957 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बोस को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। और 1958 ईस्वी को ललित कला अकादमी ने उन्हें क्या है रजत, आगे देखते हैं, रजत जयंती पदक से क्या किया, प्रदान किया। और 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डीलिट उपाधि प्रदान की। और सन 1965 ईस्वी में उन्हें एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। और नंदलाल बोस को 1951 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से सेवानिवृत्त के पश्चात यानी रिटायर के बाद 1954 ईस्वी में स्थापित ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किंतु उन्होंने अपनी खराब सेहत की वजह से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनका उम्र क्या ढल चुका था। नंदलाल बोस पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियां सर्वप्रथम रंगीन वृत्त डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कि सबसे पहली जो है रंगीन डॉक्यूमेंट्री किसकी थी, तो आपको देता है नंदलाल बोस जी की थी। नंदलाल बोस के जीवन पर आधारित 44 मिनट की एक लघु फिल्म नंदलाल बोस ए ट्रिब्यूट टू द लिंजेडी आर्टिस्ट शीर्षक से सुभाषित वर्धनी ने इसको बनाई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में स्वदेशी के पक्षपाती इस महान कलाकार का क्या है, देवासान यानी कि स्वर्गवास हो गया। बोस की जीवन ज्योति आज इस संसार से भले ही लुप्त हो गई, पर वे भारतीय कला ऐसी ज्योति दे गए जो सदा उनके पथ प्रदर्शन करती रहेगी। नंदलाल बोस का कहना था, क्या कहना था, ध्यान से सुनिए। सौंदर्य के अभाव से मनुष्य केवल रस के क्षेत्र से वंचित होता है और अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वे क्षतिग्रस्त होता है। और क्रिस्टल के कैडलॉक ने नंदलाल बोस का परिचय देते हुए कला इतिहासकार आर शिव कुमार ने लिखा था कि नंदलाल बोस का आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में वही स्थान है जो पुनर्जागरण कालीन इतिहास में रैफेल और ड्यूरर का था। और अवनिंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर, ईवी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, ओकाकुरा काकुजो और महात्मा गांधी आदि के विचारों के समन्वय से उन्होंने अपनी एक नई मौलिकता कला का निर्माण किया था। ऐसे महान कलाकार को आपने पूरा समझ लिया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो हो आपको बहुत अच्छा और दिल को मोह करने वाला रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।